एक बहुत बड़ा मिथ है कि हिस्ट्री इज एक्चुअली रिकॉर्ड ऑफ सम इवेंट्स इन द पास्ट, जबकि इतिहास केवल था में नहीं है, अगर उसका उपयोग देखें तो आज की राजनीति में भी है। क्या हिस्ट्री का कोई इम्पैक्ट आपकी प्रेजेंट इकोनॉमी पे भी हो सकता है? क्या हिस्ट्री का कोई इम्पैक्ट आपकी फॉरेन पॉलिसी पर या दूसरे देशों से आपके संबंधों पर? तो मुझे लगता है कि इस बात पर तो आप सहमत होंगे। आप कहेंगे बिल्कुल सर, अगर जिसके साथ हमारे हिस्टोरिकल लिंक्स हैं, कॉमन कल्चर, हमारे वो एट्रीब्यूट्स कॉमन है, तो वो एक बेसिस बनता है उस देश के साथ हमारे रिश्तों को बेहतर करने का। जैसे कि आप जानते हैं कि बुद्धिस्ट लिंकेजेस इन साउथ ईस्ट एशिया, राइट? ऐसी कॉमन कल्चर एट्रीब्यूट्स हम देखते हैं साउथ एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में, तो हाँ, वो एक इन्फ्लुएंस रखता है। लेकिन आज का मुद्दा थोड़ा इससे आगे का है। मुद्दा यह है कि कई बार हिस्ट्री को, क्योंकि हिस्ट्री इज नॉट जस्ट अबाउट रिकॉर्ड क्या हुआ था, क्योंकि क्या हुआ था उसमें से काफी चीजें छोड़ दी जाती हैं, कुछ ही चीजों को इंपॉर्टेंस दी जाती है। और कई बार क्या हुआ था वो एक ऐसी भाषा में था जो आज की जनता पूरी तरह इंटरप्रेट नहीं कर सकती। क्या पाली या संस्कृत या तमिल या अदर जो भी भाषाएं हैं, या और जो इंस्क्रिप्शंस पर जो सिंबल्स यूज किए गए हैं, तो क्या आम जनता उसको इंटरप्रेट कर सकती है? नहीं। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है हमारे हिस्टोरियंस पर। अब भारत में जो अभी तक हम इतिहास पढ़ते हैं वो एक्चुअली उसमें एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर्स का। आसान भाषा में बताऊं तो जो ब्रिटिशर्स द्वारा अपॉइंट किए गए थे या सपोर्ट जिनको किया गया था, जिन हिस्टोरियंस को, जिनको इंडोलॉजिस्ट कहा गया, यानी कि जिसकी इंडिया पर कुछ विशेषज्ञता थी। ब्रिटिशर्स चाहते थे कि तुम भारत क्या है हमें जरा बताओ, क्योंकि जिस पर राज करना है उसके बारे में समझ तो होनी चाहिए, और फिर हम भारतीयों को बताएंगे कि वो हैं क्या। तो एक्चुअली मेजॉरिटी ऑफ इंडियन हिस्ट्री इज एक्चुअली इन्फ्लुएंस्ड बाय दीज हिस्टोरियंस। अब मैं एक एक चीज को प्रूव करने वाला हूं, बिकॉज उसी समय पर अलग अलग इतिहासकार अलग अलग पॉइंट रख सकते हैं, राइट? लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस अलग पॉइंट रखेंगे, अदर हिस्टोरियंस अलग पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे। लेकिन मुद्दा यह है कि इंडिया को तो अपने पूरे इतिहास से ही जाना जाना चाहिए ना। वाई बीइंग सेलेक्टिव, वाई लीविंग ग्रेट एम्पायर्स ऑफ साउथ इंडिया? आप दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ते हैं, मुगल्स के बारे में पढ़ते हैं, और अन्य कुछ जैसे मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ते हैं, गुप्तास के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन चोलास के बारे में, पांड्यास के बारे में, विजयनगर एम्पायर के बारे में कितना पढ़ते हैं या कितना आपको जानकारी दी गई है? फिर आप सोचें सर, फर्क पड़ता है क्या? बिल्कुल फर्क पड़ता है। एक्चुअली सबकॉन्शियस लेवल पर इन चीजों का क्या इंफ्लुएंस है, ये हम पर राज करने वाले ब्रिटिशर्स हमारी आज की जनता से बेहतर जानते थे। एग्जाम्पल देता हूं मैक्स म्यूलर का, फेमस इंडोलॉजिस्ट। तो उन्होंने भी जो थ्योरी दी, जैसे आर्यन इन्वेजन थ्योरी, और इस नैरेटिव को सपोर्ट करने वाले अन्य कई लोग हैं जिनका मानना है कि एक्चुअली जो नॉर्थ में लोग रहते हैं, जो लाइट स्किन्ड हैं, यानी कि जिनका रंग जो है लाइट है, उनका कनेक्शन एक्चुअली वो अदर रेस से है, यानी कि वो यहां पर आए थे, इन्वेजन आए थे, जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे वो द्रविडियंस थे। आपको नहीं लगता है जो नैरेटिव है ये नॉर्थ और साउथ में एक डिवाइड ला रहा है? लेकिन क्या हमारा एंशिएंट स्क्रिप्चर क्या इस डिवीजन को मानता था, या फिर वहां पर इंडियन पेनिनसुला को, मींस इस ज्योग्राफी को? क्योंकि द ब्यूटी ऑफ दिस अंडरस्टैंडिंग अबाउट इंडिया, इट इज हैविंग इंटरकनेक्शन इन ज्योग्राफी, इन पॉलिटिक्स, इन इकोनॉमी, इन कल्चर। तो इस क्वाड्रिलेटरल को जरा आज हम थोड़ा समझेंगे, क्या हमसे छूटा, क्यों छूटा, कैसे उसका प्रयोग किया गया, राइट? सबसे पहले तो देखो, साउथ को कहा जाता है वो नॉर्थ से ज्यादा एंशिएंट है। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता सर? अरे सर, एंशिएंट तो एक समय है ना, उस समय में साउथ में भी कुछ हो रहा होगा, नॉर्थ में भी कुछ हो रहा होगा, फिर ये क्यों कहा? वो इस वजह से कहा क्योंकि नॉर्थ इंडिया में हमने काफी सारे इन्वेजन्स देखे थ्रू लैंड रूट, राइट? नॉर्थ वेस्ट साइड से,
तो इन्वेजन्स के साथ और साथ में ट्रेड के भी कारण हमने कई सारे कल्चरल इन्फ्लुएंसेस देखे। ट्रेड साउथ से भी होता था, अभी हम जाएंगे ग्रेटनेस ऑफ सदर्न एम्पायर्स पर, बट द पॉइंट इज उससे नॉर्थ का जो कल्चर है उसमें हमने एक एलिमेंट देखा कि वो एसिमिलेशन होता रहा, चेंज होता रहा। कई सारे मूल तत्व भी रहे और कई सारे तत्व बाहर से भी आते रहे, राइट। बट अगर हम साउथ में देखें तो साउथ में हमें एक बेटर कंटिन्यूटी दिखती है, कंटिन्यूटी। तो दैट्स व्हाई इट इज सेड कि हाँ, साउथ सीम्स टू बी मोर एंशिएंट। अगर आप उन कल्चरल एट्रीब्यूट्स का एग्जाम्पल देखो आर्किटेक्चर में, स्क्रिप्चर्स में, तो आज भी हमें वो ग्रैंडनेस दिखती है। ग्रैंड टेम्पल्स, ग्रैंड स्क्रिप्चर्स, ग्रैंड प्रोजेक्ट्स, राइट। नाउ ये आर्यन इन्वेजन थियरी नॉर्थ और साउथ की बात कर रही है। तो हालांकि ये भी कहा जाता है कि शायद ये एक ब्रिटिश प्रोपेगेंडा था सो दैट ये एक यूनिटी ना आ सके। हालांकि इसमें एक ज्योग्राफिकल रीजन भी कहा जाता है, वो है विंध्यास का। कहा जाता है कि मेजरली ये जो कल्चर है वो अलग अलग ही था, रेसेस भी अलग अलग थी, क्योंकि यहां पर विंध्यास थी। हालांकि ज्योग्राफिकल रीजन है, ठीक है, डिवीजन है, लेकिन क्या ये थियरी पूरी तरह सही है? रेशियल डिफरेंस एक्सेप्टेड, बट क्या कल्चरली स्टार्क डिफरेंस है? नो, वी कांट से दैट। अभी हम अदर रीजंस पे भी जाएंगे। अब मैं पहले उस बात को प्रूव कर दूं ऐसा पूरी तरह सही क्यों नहीं है। देखिए, द्रविडियंस और या जो नदन साइड में जो लोग थे, तो यस, एरिया अलग है, तो भाई मौसम अलग है, तो जाहिर सी बात है वो जो कलर होगा, कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, खान पान होंगे, वो मौसम के हिसाब से होते हैं, क्योंकि मौसम के हिसाब से आपकी क्रॉप्स होती हैं, सब्जियां होती हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ अदर रिसोर्सेज होती है, तो उस वजह से वो कल्चर शेप होता है। लेकिन क्या इतने स्टार्क डिफरेंसेस हैं? ऐसा नहीं। जनरल बिलीफ तो ये था। लेकिन अब अगर आप आगे देखें तो हम देखते हैं कि कल्चरल एसिमिलेशन भी होता रहा। एसिमिलेशन का मतलब होता है कि नॉर्थ और साउथ में बहुत सारी कल्चरल कॉमननेस है। जैसे अगर आप आर्यन की भी बात कर रहे हो, आर्यन इन्वेजन की बात कर रहे हो, तो भी बियॉन्ड विंध्यास कितने सारे जो एम्पायर्स हैं नदन एम्पायर के, उन्होंने दक्कन तक राज किया है। तो फिर ये विंध्यास इतना बड़ा डिवीजन कैसे? जैसे संगम क्लासिक में, संगम लिटरेचर, तमिल लिटरेचर, उसमें भी ये बात है कि they were considering that whole Indian geography as their motherland. पुरानी के अकाउंट्स अब जैसे बताते हैं कि जो ऋषि अगस्त्य हैं वो विंध्यास को क्रॉस करके गए थे, और जो नॉर्थ में जो उस समय का धर्म पॉपुलर था, सनातन, इन आइडियाज को यहां पर लाए थे विंध्या माउंटेन्स को क्रॉस करके। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात है, एक थ्योरी है कि साउथ इंडिया में जो धर्म था वो एक्चुअली इट वाज बेस्ड ऑन नेचर के जो सिंबल्स हैं उनकी उपासना करना, उसी के बेसिस पर कुछ डीटीज होना। और ये कहा जाता है कि ये जो पार्ट जो जो फैक्टर्स हैं हमारे साउथ इंडिया में प्रेजेंट थे, वही फैक्टर्स फिर हमने देखा उनका इन्फ्लुएंस नॉर्थ इंडिया में। तो नॉर्थ इंडिया में भी कितने सारे जो डीटीज जो हिंदू धर्म में फॉलो किए गए, वो पहले कहां पर फॉलो हो रहे थे? साउथ में। दिस इज वन एस्पेक्ट। तो कॉमन बिलीफ, कॉमन गॉड, गॉडेसेस, कॉमन मोड्स ऑफ वर्शिप, तो एक तरीके से यहां पर एक यूनिटी वाला एस्पेक्ट हमने देखा। और इससे हमने देखा कि डिफरेंट जो फिलॉसफीज हैं, वैराइटीज हैं, उन सब के होते हुए भी देयर वाज अ सेंस ऑफ कॉमननेस। अब एक रीजन कहा जाता है, दोबारा उस बात पर आते हैं कि भाई फिर भी दिल्ली ने, या फिर हम कहें कि आज के इतिहास में फिर भी साउथ की जो ग्रेट जो एम्पायर्स हैं उस पर इतना जोर क्यों नहीं, या हिस्टोरियंस ने उसके बारे में इतना ज्यादा क्यों नहीं लिखा भाई, या क्यों नहीं पढ़ाया जाता? तो उसका एक लॉजिक दिया जाता है कि देखो, नॉर्थ में मेजरली कोई एंशंट की ही बात करें तो एक भाषा जैसे संस्कृत, और संस्कृत के भी विभिन्न रूप हुए हैं अलग अलग एज में। कहा जाता है 4th सेंचुरी में पाणिनि का आना, और उसके बाद ग्रामर का एस्पेक्ट वहां पर एलिमेंट जुड़ना। तो संस्कृत के भी अलग अलग स्टेजेस देखिए हमने, लेकिन संस्कृत मोरओवर एक मेजर भाषा थी जिसमें जो उस समय हो रहा था उसके बारे में लिखा जा रहा था। और एक और आपको बात बता दूं कि एंशंट में अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो ऐसा नहीं था कि हर समय पर लिखा जा रहा था, यानी कि देयर वाज अ सिस्टम ऑफ श्रुति, यानी कि याद करना और बोलकर
उस समय जो भी हुआ, जो भी स्क्रिप्चर्स हैं, जो भी बातें हैं, वो कम्युनिकेट करके वो ट्रांसफर होती थी टू द नेक्स्ट जनरेशन, फिर बाद में जाकर वो लिखी जाने लगी। और ऐसा ही कुछ हमें साउथ में भी दिखता है, इन इवन विद द तमिल लैंग्वेज, एंशिएंट लैंग्वेज, एंशिएंट स्क्रिप्चर्स। इन तमिल वी हैव दिस कल्चरल डाइवर्सिटी, वी हैव दिस रिचनेस इन लैंग्वेज। अगर आप नॉर्थ के उस एरिया को देखो तो उसमें आपको बड़े स्तर पर एंशिएंट में कोई एक भाषा का प्रभाव दिखेगा। आने वाले समय में जब हम एंशिएंट से मिडीवल एंड मॉडर्न की तरफ जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि फिर वहां पर भाषा में भी अलग अलग बदलाव होने को दिखते हैं, ड्यू टू द इन्वेजन। जो मैंने आपको बताया कि एसिमिलेशन होता रहा, इन्वेजन होता रहा, एक समय फारसी, एक समय आपकी हिंदी, इमर्ज्ड वे लेटर, राइट। बट एक तरीके से वो कॉमननेस रही। अगर हम साउथ में देखें तो उसी उतने ही एरिया में हम देखते हैं कि डिफरेंट लैंग्वेजेस वर देयर। मींस आप मलयालम देखते हैं, आप तेलुगु देखते हैं। मलयालम का भी लिंक कई सारे वर्ड्स का हम देखते हैं कि संस्कृत से देयर इज अ लिंक। बट द पॉइंट हियर इज कि तमिल, तेलुगु, मलयालम, तो वहां पर हम एक डाइवर्सिटी देखते हैं। अगर उस राज्य में या उस समय में समकालीन जो भी वहां पर लोग मौजूद थे तो वो अगर कुछ लिख रहे थे तो उसका ट्रांसलेशन करना जो इस इंडियन पेनिनसुला पर राज कर रहा था उसके लिए दैट मस्ट बी अ टास्क। यू हैव टू लर्न एवरी लैंग्वेज, और हर एक लैंग्वेज का ना एक कंटेक्स्ट होता है। जब आप ट्रांसलेट करते हो तो ट्रांसलेशन इज नॉट जस्ट अबाउट टेक्स्ट, इट इज अबाउट कंटेक्स्ट। तो इतिहास का एक बड़ा रोचक पक्ष यह है कि केवल भाषा की शब्द और व्याकरण यानी कि केवल वर्ड्स का ज्ञान आपको हो गया और ग्रामर का ज्ञान हो गया आपको, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप किसी बुक को एक्चुअली ट्रांसलेट कर देंगे। द रीजन इज क्योंकि जब तक आपको उस समय में क्या चल रहा था, कंटेक्स्ट क्या था, क्या सिचुएशन थी, कौन से मेजर आइडियाज थे, तब तक आपको उन सेंटेंसेस का मर्म नहीं पकड़ में आएगा। तो ये कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज थी। इस वजह से कहा जाता है कि there was one complexity to actually interpret fully what was happening. अब ये विंध्यास वाला लॉजिक दिया जाता है, विंध्यास ये this was one of the reason. वैसे अगर हम नदन एम्पायर के एक और लॉजिक को देखें तो वो कहा जाता है कि नदन में जो एम्पायर हैं उन्होंने तो विंध्यास, नर्मदा को क्रॉस करके दक्कन तक राज किया। गुप्तास फॉर एग्जाम्पल, कहा जाता है समुद्रगुप्त actually he entered into the southern region and he wanted कि वो इन्वेड करें, वो ऑक्यूपाई करें इस एरिया को। लेकिन उन्हें एक बात समझ में आई कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट आई हैव टू कंट्रोल द होल एरिया, और इस वजह से वो सजनिटी वाला रिलेशनशिप रखा। हालांकि अगर पॉलिटिकल हिस्ट्री को देखें तो उस समय के हिसाब से वो एक यूनिक कदम था। कहा जाता है कि अल्टरनेटिव यानी कि ऑक्यूपेशन कुड हैव बीन अ पॉसिबिलिटी, बट उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने समुद्रगुप्त को एक लॉर्ड मान लिया है तो इसके हिसाब से अब अलग अलग जो प्रिंसिपैलिटीज हैं, छोटे छोटे राज्य हैं, वो अपने हिसाब से काम करते रहे, देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन मुद्दा यह है कि साउथ से कितने ऐसे, मतलब एक लॉजिक ये दिया जाता है कि साउथ से कितने ऐसे एम्पायर हुए जिन्होंने नर्मदा को क्रॉस किया। हमने चोलास के टाइम में, अभी हम आएंगे चोलास, इस समय पर उनको हमने जैसे राजा वन के समय पर हमने उड़ीसा और बंगाल की तरफ एक्सपेंशन उनका देखा। बट द पॉइंट इज कि ये जो नॉर्थ इंडिया की मतलब जो पूरा इस इंडियन पेनिनसुला की हिस्ट्री है, इसमें ज्यादातर जो कैपिटल थी वो कौन सी रही है? दिल्ली कैपिटल, पाटलिपुत्र कैपिटल। आपने जो इस मेजर मेनलैंड पर, इस पूरे मेनलैंड पर राज कर रहा है, उसकी कैपिटल यहां नहीं हो पाई। किसी ने ट्राई किया, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक, दौलताबाद, और वो एक फेल्ड वेंचर हुआ। कहा जाता है शायद इस कारण भी जब इतिहास इस क्षेत्र का लिखा गया तो उसमें नॉर्थ की डायनेस्टीज या जो दिल्ली पर राज कर रहा है उसी को इस पूरे मेनलैंड का इतिहास माना गया। लेकिन आपको नहीं लगता कि अपने आप में एक विरोधाभास है? क्योंकि इंडिया, दैट इज भारत, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में है, वो सिग्निफाई करता है इस ज्योग्राफी को, राइट? तो ऐसे में इस ज्योग्राफी का ये वाला जो भाग है, इसके इतिहास, जब कल्चरल एसिमिलेशन है हम सबका, तो इसके इतिहास को उतनी जगह क्यों नहीं?
अब आप कहेंगे कि सर इससे फर्क क्या पड़ता है? फर्क पड़ता है, जैसे कि वाई ब्रिटिशर्स वर एक्चुअली ट्राइंग टू यूज ट्रांसलेशन एंड हिस्ट्री एज अ वेपन। बिकॉज आप अपने बारे में क्या जानते हैं, आप कहां पर अपने आप को डिवाइड मानते हैं, दैट इज यूज्ड एज अ टूल इन पॉलिटिक्स। आप देखा होगा कि कंटेम्प्रेरी टाइम में भी रीजन की पॉलिटिक्स में इमोशनल अपील के लिए ऐतिहासिक उदाहरणों का इस्तेमाल होता है। महाराणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई, लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है, राइट, टू मोबिलाइज पीपल। तो अगर इतिहास में एक वो कॉमननेस बिल्ड कर दी जाए तो ऐसे में सोशल फैब्रिक मजबूत होता है। अब सब सोशल फैब्रिक मजबूत होता है तो उससे अगर नुआंसेस पे बात की जाए, बारीकियों पर बात करी जाए, तो उससे देश में स्थिरता और बेहतरी आती है। अगर लोग अपने मतलब इतिहास के बारे में जो वो वाला एस्पेक्ट नहीं जानेंगे जो यहां पर हो रहा था, तो आप फिर उन्हीं थियरी को बाय कर लोगे जो वेस्ट ने सिखाई है। एग्जाम्पल, वेस्ट की एक आइडिया है कि इंडिया लैक्ड स्ट्रेटेजिक कल्चर, इंडिया लैक्ड एडमिनिस्ट्रेटिव इनसाइट्स। लेकिन अगर आप ग्रेट सदर्न एम्पायर के बारे में जान लो, जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, तो यू विल से कि यार ये क्या बात थी और हमने क्यों इसको बाय कर लिया। वो इसलिए आपने बाय कर लिया क्योंकि आपको इस एरिया में इस एरिया की पूरी जानकारी दी नहीं गई, जो कि पूरा भारत था, भारत है, जो भारत रहेगा। तो अगर आप अपने आप को दूसरों के चश्मों से देखोगे तो वह क्या होगा, राइट। अब इसमें एक जो विंध्यास की वजह से एक कल्चरल डिफरेंसेस रहा, इस बात से भी कुछ हिस्टोरियंस बताते हैं कि हम साउथ के कुछ टेक्स्ट को देखते हैं, वहां पर बुद्धिस्ट और जैन का उल्लेख नहीं होता उस लिटरेचर का, जबकि हम नॉर्थ में डिफरेंट लिटरेचर्स को रेफर करते हैं तो वहां पर उल्लेख होता है। ये गुप्ताज वाला कहानी मैंने आपको बताई, यही बात मैं बता रहा था समुद्रगुप्त वाली। अब ये देखिए, चोलाज, पांड्याज, चेराज। चेराज जहां केरला है, ये तमिल का एक भाग पांड्याज, फिर भाग चोला, ये कंटेम्प्रेरी थे। और संगम लिटरेचर जो है, जहां पर तमिल है, तो यहां पर ये ग्रेट सोर्स ऑफ यू कैन से इनसाइट्स रहा है अबाउट वे ऑफ लाइफ, अबाउट दैट टाइम। और पांड्या किंगडम जो है, जब पांड्या किंगडम फाइनली अमलगमेट हुआ तो इसी एरिया में हमने फिर देखा अनदर ग्रेट एम्पायर, दैट इज विजयनगर एम्पायर। लेकिन विजयनगर एम्पायर के बारे में कितना सिखाया गया? अगर आप मोस्ट ऑफ स्टैंडर्ड बुक्स देखो तो ज्यादातर ज्यादा बच्चे जानते होंगे हरिहरा, बुक्का, इतना जानते होंगे, लेकिन उसके बियॉन्ड कल्चर, एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल एस्पेक्ट, उसमें क्या क्या किया गया, क्या लिंकेज था, उस पर इतना ज्यादा लिखा नहीं गया, राइट। सो अगर हम चोलास की बात करें तो देखिए, जो आप ब्लू वाला पार्ट देख रहे हैं, ये पूरा चोला एम्पायर हो गया था, राइट। और ये जो आप पार्ट देख रहे हैं, तभी मैंने कहा था कि चोलास का एक्सपेंशन टुवर्ड्स उड़ीसा, राइट। तो ये चोलास का इन्फ्लुएंस था। एक समय पर चोला, ये जो श्रीलंका का बड़ा भाग है, जो नदन पार्ट है, इसको इन्होंने ऑक्युपाई किया हुआ था। और एक और बात है कि देखो, आइडिया ऑफ इंडिया एज अ नेशन, राइट, इट वाज इमर्जिंग, राइट। फॉर चोलास दिस पार्ट was their part of territory, मतलब ये वाला भाग वो उनके लिए उनका देश था। मॉडर्न टाइम में श्रीलंका बन गया अलग से। चोलास का इंफ्लुएंस हम यहां पर, यानी कि जहां पर इंडोनेशिया है, कंबोडिया है, तो यहां तक देखते हैं। शैविज्म को कंबोडिया में स्थापित करने का श्रेय चोलास को जाता है। तो यानी कि आपको नहीं लग रहा कि स्ट्रेटेजिक इनसाइट वाज वेरी मच देयर, एडमिनिस्ट्रेटिव इनसाइट्स वर वेरी मच देयर। आज हम 3 टायर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की बात करते हैं, यूनियन, प्रोविंसेस और लोकल गवर्नमेंट। चोलास वर हैविंग दिस सिस्टम। आज हम अपनी ब्यूरोक्रेसी को भी 2 लेवल में डिवाइड करने की बात करते हैं, दे वर हैविंग दिस सिस्टम। तो कहने का मतलब है, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव इनसाइट की बात की जाए और पॉलिटिकल इनसाइट्स की बात की जाए, स्ट्रॉन्ग नेवल प्रेजेंस की बात की जाए, दे वर हैविंग दिस। राजराजा चोला, राजेंद्र चोला, तो इनके समय में एम्पायर को ह्यूज ग्रोथ मिली। अब जरा इनके बैकग्राउंड से कनेक्ट करते हैं। तो यहां पर करिकरा चोला, इसका आगे मैं बता दूं, यहां से कहानी स्टार्ट करते हैं। सुंदर चोला और उत्तम चोला, इनकी कहानी कनेक्ट होती है। आपने इसका रेफरेंस इस मूवी में पढ़ा होगा, बट मूवीज बनाई जाती हैं एक स्पेसिफिक एस्पेक्ट से, यानी कि एक बड़ा भाग होता है जो उसमें नहीं होता। सुंदर चोला और उत्तम चोला में से सुंदर चोला एक्चुअली टुक ओवर द चोला थ्रोन, और जो उनके कजिन थे, कहा जाता है उत्तम चोला को मिलना चाहिए, तो उत्तम चोला को नहीं मिला।
सक्षम ना होने के कारण इनको मिल गया। उत्तम चोला का जो बेटा था मधुरकांतकम, अब वो वहां पर एक कंटेस्टेशन चलता रहा। जब किसी भी एम्पायर में कंटेस्टेशन टुवर्ड्स थ्रोन चलेगा तो जाहिर सी बात है, अब मैं चोलास की कुछ पॉलिटिक्स की बात बता रहा हूँ, फिर मैं उनके कंट्रीब्यूशन पर जाऊंगा। जब कंटेस्टेशन चलेगा तो ऐसा हश्र हो गया था चोलास का, दे वर लाइक रिड्यूस टू दी प्रिंसिपैलिटीज, क्योंकि अगर अंतर कला होगी तो जाहिर सी बात है बराबर में चेराज एंड पांड्याज दे वर हैविंग इश्यूज। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर इमर्ज होते हैं, वो हैं यानी कि सुंदर चोला के बेटे, राइट। कहा जाता है he was the person who was responsible for the expansion of cholas at that point of time। आदित्य टू उन्होंने एक्सपेंड किया चोलास को, और फाइनली कहा जाता है कि जब तक वो असेंड करते थ्रोन को, उनके पास जाता, तब तक वो एक्सपायर हो गए थे। अब सबसे मेन कैरेक्टर जो हमें दिखता है चोला एम्पायर में, वो दो दिखते हैं। एक तो है राज राजा वन, यानी कि ये अरुणमोली, सुना होगा अरुणमोली वर्मन, और एक इनके बेटे थे राजेंद्र। तो राज राजा वन जो थे, इन्होंने वाइडली चोला एम्पायर को एक्सपेंड किया और एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस भी लेकर आए आफ्टर द डेथ ऑफ हिज अंकल। ये वो समय था जब इन्होंने पांड्यास के साथ भी कन्फ्रंटेशन में थे, चालुक्या के साथ भी कन्फ्रंटेशन में थे, बट ही वॉज वेरी मच क्लियर कि अगर अपनी इस एरिया को सिक्योर करना है देन यू हैव टू एक्सपेंड, एंड ही एक्सपेंडेड द एरिया टू दिस नदर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका एज वेल। राजेंद्र चोला वन, राज राजा वन के बाद राजेंद्र चोला वन वॉज अनदर यू कैन से हायर ऑफ द थ्रोन जिन्होंने एक्सपेंशन किया। इन्होंने लंका, लक्षद्वीप, मालदीव्स यहाँ पर एक्सपेंड किया, और इनको गंगई कोंडा चोला कहा जाता है। इसका मतलब होता है कि गंगा को लेकर आए, गंगा के एक्चुअली जल को लेकर आए इस एरिया में। तो यानी कि यहाँ पर हमें एक वो कल्चरल कॉमननेस भी दिखती है, इंपॉर्टेंस ऑफ गंगा, रिलेवेंस ऑफ दिस कल्चरल और रिलीजियस कॉमननेस। चोला जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मैंने बताया कि 3 टायर सिस्टम था, आज भी हम इंडिया में 3 टायर सिस्टम देखते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव इनसाइट वाज देयर, राइट। ये कहा जाता है, जैसे ब्रिटिश की थियरी थी कि वाइट मैंस बर्डन, यानी कि तो बैरबरिक हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाना है इन्होंने कभी सीखा नहीं। जनरली इनकी तो अगर एडमिनिस्ट्रेटिव कोई एस्पेक्ट भी होता तो दिस वाज बॉक्ड डाउन बाय द रिलीजन, जबकि ऐसा नहीं था। तो अगर इतिहास में ये पढ़ाया जाता उस समय के, जिस टाइम ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए थे, तो जाहिर सी बात है हम उस थ्योरी को इतनी आसानी से मानते ना। इवन जैसे आज ब्यूरोक्रेसी को आप देखते हो, ब्यूरोक्रेसी में लोअर ब्यूरोक्रेसी होती है, हायर ब्यूरोक्रेसी होती है, तो ऐसे यहाँ पर था, लोअर ब्यूरोक्रेसी, हायर ब्यूरोक्रेसी, पेरुनंतरम एंड शिरुनंतरम। जैसे जो किंग था, किंग को पता था कि सारे जस्टिस की पावर अपने पास नहीं, लेकिन जो कुछ प्राइम मामले हैं वो अपने पास, बाकी कुछ जो पेटी क्राइम्स है, जैसे आज के समय पर भी पेटी जो सिविल और क्रिमिनल ऑफेंसेस होते हैं उसके लिए ग्राम न्यायालय एक्ट है, ऐसी वहां पर भी पेटी क्राइम्स को विलेज असेंबली के थ्रू ही सुलझाया जाता था। चोला गवर्नमेंट का जो मेजर रेवेन्यू सोर्स था वो तो लैंड था, लैंड से भाई खेती है तो खेती से ही कमाई होगी, और 1/6 जो है वो प्रोड्यूस का वो एज अ टैक्स ले रहे थे। अदर जो है भाई फोर्ट्स हैं, क्योंकि जो पोर्ट्स हैं, पोर्ट्स के थ्रू ट्रेड होना है तो वहां से आ रहा है, फॉरेस्ट है, माइन है। तो कहने का मतलब है आज की जैसी इकोनॉमी होती है वैसी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर चोलास का भी था। इतने बड़े एरिया पर राज करना है तो इन सभी एरियाज पर काम करना पड़ेगा। ऐसी कांची की विविन इंडस्ट्री हो, बड़े मात्रा में हमने डिफरेंट जो मेटल्स हैं उसके कॉइन का यहाँ पर यूज देखा, और यहाँ पर जो चोलास थे उनका अरेबियन से भी कॉन्टेक्ट देखा। जैसे उन्हें इन्फेंट्री बनानी थी तो बताया जाता है कि वहाँ से अरब से, क्योंकि जो हॉर्सेस हैं वो अरब से आए थे, तो अरब से घोड़े यहाँ पर यूज किए गए, नेवल प्रेजेंस को यहाँ और फर्दर एक्सपेंड किया गया। तो अब आप कहेंगे कि इससे मतलब बेनिफिट क्या है, मतलब मॉडर्न टाइम में क्या बेनिफिट है? मॉडर्न टाइम में ये बेनिफिट है कि अगर आप आज भी इस एरिया को जानते हैं तो इसके कल्चर में आपको इस एरिया का कल्चर दिखता है। तो जाहिर सी बात है जब इस एरिया के साथ रिलेशंस बनाने की बात होगी तो जो ऐसा देश है जिसके रिलेशंस, जिसका कल्चर इतना कॉमन नहीं है, ऐसा देश जिसका कल्चर कॉमन है, तो जिसका कल्चर कॉमन है और जो इसके इंटरेस्ट को सेटिस्फाई कर सकता है ड्यू टू प्रॉक्सिमिटी, तो जाहिर सी बात है उसके साथ इसके रिलेशन बेहतर होंगे। मॉडर्न टाइम में कनेक्ट करके देखो, आज हमें यहाँ पर मलक्का स्टेट के बारे में पता है, तो अगर हमें यहाँ पर लोकेशन मिलती है तो जाहिर सी बात है हम अपने इंटरेस्ट को सिक्योर कर सकते हैं इस साइड से, जो आज का जियोपॉलिटिकल कंटेस्टेशन है। तो अब हम देखते हैं इंडोनेशिया, सबांग पोर्ट, इंडिया को एक्सेस, हमारा अंडमान एंड निकोबार। तो दिस इज द एंगल। चोला का आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ये आप इतिहास में पढ़ते हैं, गोपुरम, मंडपा एंड देन शिखरा, विमाना।
हमारी कितनी सारी जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसमें टेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उसमें साइट्स हैं, लेकिन कितने लोगों को जानकारी है हम्पी के बारे में, विजयनगर एम्पायर, कितने लोगों को जानकारी है इन आर्किटेक्चर्स के बारे में, राइट? तो आप कहेंगे जानकारी से होगा क्या? अरे जानकारी से ये होगा, जो देश की जनता अपनी ग्रेटनेस के बारे में जानती है, दे हैव मोर कॉन्फिडेंस अबाउट देमसेल्फ एंड दे कैन एक्चुअली सी देम फ्रॉम एन अल्टरनेटिव पिक्चर। फिर विजयनगर का ओरिजिन वो 14th सेंचुरी में हम देखते हैं। विजयनगर एक्सपेंडेड दिस टेरिटरी इनटू दिस पर्टिकुलर एरिया। ये थियरी है, दो थियरी है, एक हरिहर बुक्का को कहती है कन्नडिगा थे, दूसरी थ्योरी कहती है तेलुगु थे। आर्किटेक्चर यहां पर हम्पी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक और इसमें एंगल आता है, कहा जाता है कि क्योंकि साउथ में हमने कल्चरल कंटिन्यूटी देखी, तो साउथ में अभी कल्चर इज प्रोमिनेंट, तो हिस्ट्री को एज अ टूल इतना यूज नहीं किया जाता। बट नॉर्थ में हमने कल्चरल कंटिन्यूटी नहीं देखी, एसिमिलेशन देखा, चेंजेस देखे, तो ऐसे में ज्यादा टूल जो एज अ टूल यानी कि मॉडर्न पॉलिटिक्स में भी वो नॉर्थ में यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देता हूं, जैसे नॉर्थ में महाराणा प्रताप को एग्जाम्पल की तरह यूज किया जाएगा टू एक्चुअली मोबिलाइज पीपल। रानी झांसी के एग्जाम्पल को यूज किया जाएगा, इस नैरेटिव को यूज किया जाएगा। लेकिन दोज पीपल who observe the South Indian politics, they say it is less likely that South Indian history's characters are actually used in contemporary politics. तो अब अगर भारत के लोगों को इस बात को समझना है इस तरीके से, तो हमें समझना पड़ेगा कि इतिहास में बराबरी का जब दर्जा मिलेगा नॉर्थ एंड साउथ को, तो ऐसे में some of these aspects will actually help us nurture those linkages. तो हमें जो डाइवर्सिटी है, वो डाइवर्सिटी हमारा एक एलिमेंट है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने भी दिया है।